आपने कहा कि 100 रुपए वाली चीज, ये हो गया प्राइस, ये हो गया जीएसटी, जीएसटी इसके ऊपर हो गया 28%। तो ये 28%, 28 रुपए का जीएसटी हो गया। और ये जो है, ये इसकी इनवॉइस जो बनी, वो बन गई 100 + 28, 128 की। ठीक है जी, यही कह रहे थे आप। और आपने जो है आगे जिसने ये तो इसने परचेज करी है, ये हो गई परचेज। अब इसने जब सेल करी, तो यही आइटम मान लेते हैं इसने 100 की जगह 105 रुपए में सेल करी, 5 रुपए का इसका प्रॉफिट भी है। अब जीएसटी का रेट जो है वो 28% की जगह हो गया 18%। यही हुआ है ना। अब जीएसटी का रेट जो है दैट इज गोइंग टू बी 18%। तो ये जीएसटी का रेट हो गया। ठीक है बच्चे, ये 18 रुपए 90 पैसे समझ में आ गए। यस सर। यस सर। अब ये जीएसटी 18 रुपए 90 पैसे हो गया, तो अब जो कस्टमर के लिए इनवॉइस बनाएगा, वो इनवॉइस बनेगी 123 रुपए 90 पैसे की। इसको जो यस है सर। 128 की पड़ी थी, इसको अब आगे जब बेच रहा है तो 123,90 की। और इसके बाद क्या इसको घाटा पड़ेगा? यस सर। यस सर पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, ये तो पूरा 28 रुपए का लेगा ना। ये जो जीएसटी है, ये जो 18 रुपए 90 पैसे के बाद जो जीएसटी है, इसने जमा ही नहीं कराना। इसने कहना कि मैंने अभी आपसे जो जीएसटी के पैसे अभी तो लेने हैं सरकार से, तो कहेगा 9 रुपए 10 पैसे भी मेरे और बचे हुए हैं, तो इसको कोई घाटा नहीं पड़ना। इसके 28 रुपए जो इसने दिए थे जीएसटी के, जब परचेज करी थी, मारुति उद्योग को दिए थे, वो 28 रुपए मारुति उद्योग ने गवर्नमेंट ऑफ मतलब जीएसटी को जमा करा दिए हुए ना, कि 14 रुपए जो है वो सीजीएसटी में जमा करा दिए होंगे, 14 रुपए जो है वो पंजाब के गवर्नमेंट पंजाब जीएसटी में जमा करा दिए होंगे, एसजीएसटी जो है। तो वो 28 रुपए तो वहां गए हुए हैं। अब नेक्स्ट जब इनवॉइसिंग करी तो 18 रुपए 90 पैसे की हुई है, मीन्स 9 रुपए 45 पैसे का एक का जीएसटी बना है। तो यहां पर जो 28 रुपए का है इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, वो 18 - 28, वो तो अभी भी दिखाएगा कि 9 रुपए 10 पैसे अगले महीने भी कम दूंगा। तो इसको नहीं पढ़ना, इसको कोई नुकसान नहीं होना है। इसके पास तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है। अगर नुकसान किसी को होगा तो वो आपको होगा। अगर आपने 14 अगस्त को कार खरीदी है, और उसके बाद आप 14 अगस्त के बाद दोबारा 22 सितंबर को कार खरीदने जा रहे हो, तो देन पहले आपने महंगी खरीद ली और अब आप सस्ती खरीदने जा रहे हो, बस इतना सा फर्क। डीलर को किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि डीलर को तो जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा मिल जाना है। कंसेप्ट क्लियर है? इन केस ऑफ यस डाउट सर। फील फ्री टू ओपन अप, डिस्कस करते हैं, क्योंकि यही यही एक फोरम है जहां हम डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम में तो ऐसा सवाल का अगर जवाब दे के आएंगे तो नंबर ही कटेंगे, वहां वहां डिस्कशन नहीं करनी किसी ने। ठीक है जी। यस सर। यस सर। गुड गुड। आगे बढ़ते हैं हम। आई थिंक जो डिस्कशन हमने मतलब जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो और आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अब जो है जीएसटी रिकमेंडेशंस के बारे में बात करते रहे। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप सर। कभी भी बात करना चाहते हैं, फील फ्री। हाँ जी, बोलो। सर। सर जैसे कि आपने कहा कि सर अगर मतलब हम 14 अगस्त तक खरीद लेते हैं, 22 सितंबर से पहले खरीदेंगे तो मतलब ये लॉस हमें बियर करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम बाद में खरीदे तो लॉस तो डीलर को भी बियर करना पड़ेगा ना सर। बेटे लॉस हुआ कहाँ, वही पूछ रहा हूँ ना। लॉस हुआ कैसे, यही तो हेलो पूछ रहा सर। हूँ, सवाल वही है। मीन्स ये 28 रुपए का सर। जीएसटी जो है वो जमा करा दिया डीलर ने थ्रू मारुति उद्योग। ये सर 28। मेरी हाँ आवाज जी नहीं आ बोलो। रही। किसी को भी नहीं आ रही या आपको नहीं आ रही? आ रही है सर। हेलो। आ रही है सर। बेटा को नाम बताओ अपना जिसको नहीं आ रही आवाज। सर पूनम है। हेलो सर।
पूनम आवाज नहीं आ रही तो ये कैसे पता चला मैं सवाल पूछ रहा हूँ? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है तो सर रीलॉग आपकी कर लो। आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही किसी मतलब सबको दिक्कत आ रही है? महक का मैसेज आया कि नहीं बिल्कुल क्लियर आ रही है? नो सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्लियर आ सर रही है बिल्कुल। सर। सर आप आवाज आ रही है पर क्लियर नहीं आ रही। सर रुक रुक के आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी सर, रुक रुक के आ रही है। सबको रुक रुक के सर आ रही क्लियर है? है। नहीं नो सर सर क्लियर। क्लियर नो है। सर ठीक आ रही है। सर एकदम क्लियर नहीं है। सर, सही आ रही है सर। हाँ तो बेटा फिर जिसको रुक रुक के आ रही है वो रीज्वाइन कर ले, क्योंकि बाकी सबको क्लियर आ रही है तो फिर वहां उनकी लोकल प्रॉब्लम है, वो तो नहीं है सॉल्व हो सकती ना। अगर मेरी आवाज 4 लोगों को क्लियर आ रही है तो मीन्स मेरी तरफ से क्लियर है। क्वेश्चन ओके सर। वापस वही हमने सॉल्व कर रहे थे जो एक बार फिर पूछा है कि लॉस तो हुआ ना। लॉस जो है वो गवर्नमेंट को हुआ बेटा। वो मतलब न किसी डीलर को नहीं हुआ, कस्टमर ने भी नहीं लिया ये लॉस अल्टीमेटली जो है एक्सचेकर को हुआ है। एक्सचेकर जो है, जो गवर्नमेंट है, जो जीएसटी कलेक्ट कर रही थी, उसको ज्यादा जीएसटी मिलना था, बट अब उसको जीएसटी कम मिलेगा। उसको जो पहले 28 रुपए मिले हुए थे वो सब एज इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको जो है वो क्रेडिट पास करना है। ये ट्रांजैक्शन जो है, ये परचेज वाली जो ट्रांजैक्शन है, ओके से सर दिस, समझ गए। समझ गए ना? तो दिस ट्रांजैक्शन इफ हैड हैपेंड ऑन 14th यस अगस्त सर। 25, तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट 28 रुपए ये पूरा मिलेगा उसको अगली ट्रांजैक्शन पे। यस सर समझ गई। चलो ग्रेट ग्रेट, गुड टू गो। मीन्स ऐसी बातें जो हैं वो ऐसी डिस्कशन में ही समझनी है, क्योंकि हम कोई बहुत पुराने खिलाड़ी तो है नहीं इस सब्जेक्ट के। एक ही महीना तो हुआ है अभी हमें जुम्मा जुम्मा पढ़ते हुए, मतलब 1 अगस्त को हम शुरू हुए थे और आज हम 4 सितंबर पे तो बैठे हैं। तो हमने कई बार गिर के उठना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना? वही पुराना मतलब मेरा जो फेवरेट दोहा है वो वही है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मैं इसीलिए बार बार रिपीट भी करता हूँ, एंड इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ रेपिटिशन। ये जो सब्जेक्ट है ये जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे, उतनी बार याद होएगा। और उसके बाद जब किसी के सामने टेबल बजा कर बात करा करेंगे ना, तो उस कॉन्फिडेंस का मतलब बात ही अलग होती है। वो कॉन्फिडेंस पैसे लेकर आता है खूब सारे। मीन्स यू एक्चुअली टर्न आउट टू बी रिच बाय दैट कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस ही आपको रिचनेस देता है। व्हेन यू टॉक फैक्ट्स यू बैंग द टेबल। और जब आप फिर इतने बार टेबल बैंग कर चुके होते हैं तो कई बार आप फैक्ट्स नहीं भी बोल रहे होते तो भी आप डबल बैंगिंग कर रहे होते हैं। तब आपके उस कॉन्फिडेंस से ही लोग डर जाते हैं कि यार ये सच ही बोल रहा होगा, इतना इसे तो समझ बड़ी है। ठीक है ना? तो वो बार बार प्रैक्टिस करके होना है। अभी आपने बिल्डअप करना है अपने आप को, कई कई महीने, कई हफ्ते, कई सालों की मेहनत होएगी इसके पीछे, तब जाके डेवलप होगे। एग्जाम के लिए महीनों की हो जाएगी और अपनी प्रैक्टिस सेट करने के लिए सालों की हो जाएगी। दैट इज द की। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट मंथ्स। इस 1 महीने के पीछे हम 4 महीने अभी और डालने हैं तो वो डालेंगे, पूरी शिद्दत से डालेंगे। तो लेट्स टॉक ऑफ द रिमेनिंग स्लाइड्स जो थी हमारी। हम कहाँ थे? वेयर वर वी? आज कुछ देख के भी नहीं आया। सप्लाई विदाउट मूवमेंट ऑफ गुड्स ये हमने पढ़ लिया था। हम सर्विसेज कर रहे थे ना लास्ट क्लास में? यस सर। यस सर। तो सर्विसेज में सर इससे तो ये वाली स्लाइड नहीं थी सर। ये नहीं थी? नो सर ये नहीं थी सर, यहाँ थे हम। कहाँ? सर इसके ऊपर वाली ये 75 ये नंबर वाली वाली। स्लाइड हमने पढ़ ली थी। सप्लाई ऑफ गुड्स यस परचेज्ड सर। ओवर द काउंटर इन वन स्टेट एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर स्टेट बाय द
अनरजिस्टर्ड बायर, अगर कोई अनरजिस्टर्ड बायर है और वो अपना सामान जो है दूसरे स्टेट में ले जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, मींस जोन सा भी प्लेस ऑफ सप्लाई है, इट विल बी ट्रीटेड एज इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड इन द एट द प्लेस ऑफ सप्लाई ओनली। जहां पर सामान बेचा गया है वहीं पर सेल मानी जाएगी। बट अगर अनरजिस्टर्ड डीलर जो है वो कहता है कि मेरे को मेरे एड्रेस पे बिलिंग कर दो आप, तो फिर जो बिलिंग एड्रेस होगा जहां पर आप सप्लाई चाह रहे हैं, मींस जो भी आपका कस्टमर है वो अपना एड्रेस बताएगा, देन इट विल बी ट्रीटेड एज इफ द प्लेस ऑफ सप्लाई इज दैट अदर स्टेट। फिर सप्लायर वाला काम हट जाएगा, देन इट विल बी द कस्टमर्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस। जो भी उसके एड्रेस होगा उसके ऊपर जो है वो सप्लाई मानी जाएगी। मींस जैसे आप आज नंगल में बैठे हुए हो, मींस नंगल मींस पंजाब, और दूसरी तरफ जो है हिमाचल से कोई आकर नंगल से सामान खरीदता है, आपसे वो आपका नाम नहीं पूछता, आपका पता नहीं पूछता, आपको सामान हैंडओवर कर देता है। आप वापस शाम को जाते जाते वो सामान जो है अपना जो है हमीरपुर से आए हो, हमीरपुर ले जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। दैट विल बी अ सेल विच हैज हैपेंड इन पंजाब, वो पंजाब की सेल मानी जाएगी। बट आप वहां जाने के बाद कहते हो कि मेरा इनवॉइस बना दे कि माई नेम इज ब्रिजेश, और ब्रिजेश के साथ में नीचे हमीरपुर का एड्रेस मेरा डाल दे, तो जैसे ही आपने ब्रिजेश हमीरपुर के नाम पे बिलिंग करवाई तो इट विल बी ट्रीटेड एज कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो हिमाचल है, हमीरपुर मींस हिमाचल। तो आपकी जो है वो अजय सेल, नेट बंद कर दो प्लीज, अजय मत चलाओ। जो सेल है आपकी, दैट विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सेल। इंटर मींस प्लेस ऑफ सप्लाई आपका सिटिंग इन सप्लायर पंजाब में है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो हिमाचल हो जाएगी। अब दो अलग अलग स्टेट्स हो गई, तो जो है वो इंटर स्टेट सेल हो गई, आईजीएसटी इमीडिएटली ट्रिगर हो जाएगा। तो दैट इज द की रूल। और उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। द प्लेस ऑफ सप्लाई जो है of goods imported into India shall be the location of the importer। importer जहां पर भी है वो उसकी लोकेशन मानी जाएगी। और the place of supply of goods exported from India shall be the location outside India। तो जो आपकी place of supply है वो outside India हो जाएगी। अब place of supply अगर outside India हो जाती है तो outside India पे हम GST चार्ज नहीं करते हैं, तो रिजल्टेंटली जो आपके एक्सपोर्ट्स होंगे दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा अगर आपकी एक्सपोर्ट जो है इट इज हैपनिंग इफ द प्लेस ऑफ सप्लाई जो है दैट इज आउटसाइड इंडिया। जैसे ही वो आउटसाइड इंडिया के लिए जाएगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। लाइकवाइज जब आप सेल करते हैं फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, जब डीटीए से गुड्स को भेजते हैं टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो वो भी यही माना जाता है कि इट स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो रिजल्टेंटली जीएसटी उस पे भी चार्ज नहीं होगा। मींस इफ द गुड्स आर बीइंग सप्लाइड फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है दैट इज बेसिकली लोकेशन आउटसाइड इंडिया। ठीक है बच्चे, क्लियर है ये पॉइंट? ये चीज हमने पहले भी करी हुई है, इट इज जस्ट कि कहां लिखा है अब आज हम वो देख रहे हैं। इट्स सेक्शन 11 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। इसके अलावा हमने कुछ नया नहीं सीखा इस स्लाइड में, ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई। इंपोर्ट के केस में जो है जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इंडिया है, उसकी लोकेशन जो भी इंपोर्टर की होगी वही जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, आईजीएसटी ही एप्लीकेबल होना है और कुछ होना नहीं है। Now, place of supply of services where location of supplier and recipient is in India। अब जो रिसिपिएंट है मींस प्लेस ऑफ सप्लाई मींस रिसिपिएंट और सप्लायर दोनों इंडिया में है, इसको हम बांट देते होते हैं बेसिकली कि मींस सप्लायर भी इंडिया में और रिसिपिएंट भी इंडिया में है, और दूसरी तरफ हम बांट देते हैं मतलब द अदर वे अराउंड इज कि जो सप्लायर है और जो रिसिपिएंट है बोथ ईदर ऑफ द टू इज आउटसाइड इंडिया। तो जैसे हमने गुड्स का किया है वैसे ही हम सर्विसेज का भी एज इज करने जा रहे हैं। थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस होंगे, थोड़ी थोड़ी सी सिमिलैरिटीज होंगी, उसको एक बार रन थ्रू कर लेते हैं। सो सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट इज द सेंट्रल पीस ऑफ लेजिस्लेशन फॉर डिटरमिनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज
when both the supplier and recipient are located in India. Unlike goods, services are intangible, which makes the place of service less obvious. Means आपका place of service जो है वो physically देख के पता नहीं चलता है, क्योंकि कुछ tangible है ही नहीं ना। टेंजिबल मींस जहां गुड्स आप जिनको टच कर सकते हो, वहां तो हमने डिलीवरी देख ली थी कि जहां अल्टीमेटली गुड्स डिलीवर हुए हैं, वो वाला जो स्टेट है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट यहाँ गुड्स डिलीवरी नहीं होने, सर्विसेज डिलीवर होनी है तो पता नहीं चलनी आपकी, बारिंग अ फ्यू सर्विसेज। कुछ सर्विसेज जो है वो तो पता चल जाती है कि कहाँ डिलीवर हुई है। जैसे आप बाल कटा के आ जाओ, फेशियल करवा के आ जाओ, तो जहां पर जिस स्टेट में बैठ के करवा रहे हो, जहां सप्लायर है, वहीं सर्विसेज डिलीवर हो गई। बट अदरवाइज सर्विसेज कैसे पता चलेगा कि डिलीवर हुई है या नहीं हुई है? मान लियो कि मैं जो है चंडीगढ़ में बैठा हुआ हूँ, मेरा घर जो है, मेरा एक प्लॉट है वो मोहाली के अंदर है, और मैं जो है आर्किटेक्ट के पास गया हूं जो पंचकुला में बैठा हुआ है। तीनों आजू बाजू हैं, मीन्स तीनों जो है वो 4 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है कार चला के मैं जा सकता हूँ। अब मैं रहता कहाँ हूँ? मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ से मैं गया पंचकुला, और मैंने नक्शा कौन से जगह का बनवाया है? मेरा प्लॉट जो है दैट इज देयर इन मोहाली। मोहाली मींस पंजाब, मींस मैंने पंजाब के प्लॉट का नक्शा हरियाणा के आर्किटेक्ट से बनवाया है, और मैं खुद जो है चंडीगढ़ में रहता हूँ। तीनों अलग अलग जगह है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, और हरियाणा एक स्टेट है, पंजाब एक दूसरी स्टेट है। तो सर्विसेज कहाँ की मानी जाएंगी? सर्विसेज आर्किटेक्ट साहब ने जो सर्विसेज हैं वो कहाँ डिलीवर करी हैं? ऑब्वियसली जो ये केस होगा ये विद इन दी स्टेट का तो नहीं हो सकता। विद इन दी स्टेट का तो ये केस नहीं लग रहा, क्योंकि जो सर्विसेज हैं वो यहाँ तो उसने डिलीवर करी हैं चंडीगढ़ के बंदे को, यहाँ फिर उसने जो है वो डिलीवर करी हैं जो प्लॉट पंजाब के अंदर है उसको। तो ये एक जो है वो द्वंद्व आएगा, आपस की लड़ाई आएगी आएगी कि वेयर दी सर्विसेज हैव बीन डिलीवर्ड। सो यू हैव टू फॉलो द रूल्स। जो किताब में लिखी हुई है वो बातें माननी है, मींस यू हैव टू सिंपली फॉलो द रूल्स। जैसे रूल्स जो हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू ने फॉलो किए थे, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि भाई 20 फुट तक जो है वो छत जो है तू डाल सकता है, 20 फुट तेरी है, उसके उसके बाद वाली जो है वो वापस सरकार की है। तो चुपचाप से वैसे ही रूल्स फॉलो कर रहे हैं। उस रूल में तोड़ मड़ोड़ कुछ बना सकते हो तो वो वकालत टाइम के लिए रख लेना, अपने पैसे कमाने के लिए, आज पेपर में देने के लिए रूल को एज इज याद करना है, और जाकर जो है वो एज इज वॉमिट करके आ जाना है। मींस पहले अंदर से सवेरे खाना है, और जाके जिस दिन पेपर होना है उस दिन उसको पूरी तरह से बाहर निकाल के एग्जाम के पर्चे के ऊपर छाप के आ जाना है कि भाई ये कह रहा है रूल तेरा। तो उन रूल्स को ही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला रूल जो है दैट इज बेसिकली द डिफॉल्ट रूल, जिसको जनरल रूल कहते हैं। डिफॉल्ट रूल मीन्स नाउ वी नो ऑल वी आर चैंपियंस। हम कई बार जो है वो इसमें बुद्धू बन जाते होते थे, क्योंकि हमारे टाइम पे डिफॉल्ट का मतलब गलती होता होता था। फिर कंप्यूटर आ गए तो डिफॉल्ट का मतलब जो है हमें समझ में आया कि जो एज इज रूल है, जो बेसिक रूल है, वो डिफॉल्ट रूल कहलाता है। तो दिस इज द डिफॉल्ट रूल। डिफॉल्ट रूल स्टेट्स द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस। जो जहां पे रिसिपिएंट है बैठा हुआ वो है डिफॉल्ट। मीन्स टू अ रजिस्टर, अगर बंदा जो है जिसको आप सर्विस डिलीवर करने जा रहे हो, if the person is having a GST रजिस्ट्रेशन, मैं सर्विसेज डिलीवर कर रहा हूं, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, और सामने जो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं सर्विसेज डिलीवर कर रहा हूं, वो एक रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा हूं। रजिस्टर्ड पर्सन मींस जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो मैंने जीएसटी पर्सन को सर्विस रजिस्टर्ड करी है, तो जिस भी लोकेशन में वो रजिस्टर्ड है, मींस जैसे इंस्टेंट केस की हम बात करें, अगर आप पंजाब में रह रहे हैं और मैं दिल्ली से आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो जहां पर आप रजिस्टर्ड हैं पंजाब में, सो इट विल बी ट्रीटेड एज इफ दिस सर्विसेज हैव बीन डिलीवर्ड। जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो पंजाब है। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। इफ यू आर अ रजिस्टर्ड बिजनेस, योर प्लेस ऑफ बिजनेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वही जो है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर मैं सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूं, मींस जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई है, ज्यादातर लोग तो अनरजिस्टर्ड है ना, अनरजिस्टर्ड लोग करोड़ों में है,
और जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो हंड्रेड्स में ना होके ज्यादा से ज्यादा थाउजेंड्स में होंगे या कुछ एक लाख होंगे। ज्यादातर लोग तो अनरजिस्टर्ड ही हैं। आप अनरजिस्टर्ड हैं, मेरे जैसा 1 मिनट को रजिस्टर्ड हो सकता है कि कोचिंग दे रहा है, बट आज अगर 16 लोग मेरी क्लास सुन रहे हैं तो 16 के 16 अनरजिस्टर्ड है। अगर मैं आपको जो है वो कोचिंग दे रहा हूं तो इट इज सिंपली अ केस कि मैं जो है, अब यहां पर जो वो केस क्या है, इट इज अ केस इफ द रिसिपिएंट्स एड्रेस इज अवेलेबल ऑन द सप्लायर्स रिकॉर्ड। अगर रिसिपिएंट का एड्रेस जो है वो मेरे पास है, आप लोगों का मेरे पास एड्रेस नहीं है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। तो यहाँ जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, अगर मैं आपको प्राइवेट कोचिंग दे रहा हूं तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दैट विल बी दिल्ली, वो पंजाब नहीं होगा। आप अगर रजिस्टर्ड होते सारे के सारे तो देन द प्लेस वुड हैव बीन पंजाब और हिमाचल। इवन इन सम ऑफ द केसेस जो 2-3 स्टूडेंट्स हिमाचल के, 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उतनों के लिए हिमाचल को सर्विसेज हो जाती, बाकियों के लिए पंजाब को सर्विसेज हो जाती सप्लाई जो है। बट क्योंकि आप सब अनरजिस्टर्ड हो तो इसलिए द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई इज दैट if the recipient's address is available on the supplier's record, the place of supply is the location of the recipient. But if the address is not available, the place of supply is the location of supplier. मैं सप्लाई कर रहा हूं सर्विसेज तो मेरा एड्रेस जो है वो लोकेशन होगा सप्लाई का। मैं अगर कोचिंग आपको दे रहा हूं, प्राइवेट कोचिंग दे रहा हूं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली, क्योंकि आप सब अनरजिस्टर्ड हो। तो डिफॉल्ट रूल क्लियर है। अगर जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, तो उनका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर आप लोग रजिस्टर्ड नहीं है, इफ द कस्टमर इज नॉट रजिस्टर्ड, इफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज इज नॉट रजिस्टर्ड, देन द प्लेस ऑफ सप्लायर, जो सप्लायर का जो प्लेस है जहां से वो सर्विसेज डिलीवर कर रहा है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। दिस इज द डिफॉल्ट रूल, दिस इज द जनरल रूल। इसके बाद जो शुरू होंगे 12 सबसेक्शन 2 के बाद 12 सबसेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो सब एक्सेप्शन होंगी, वो सब स्पेसिफिक होंगी, सर्विस स्पेसिफिक होंगी कि ये वाली सर्विसेज के लिए जो हमने 12/2 पढ़ा है उसको भूल जाओ। 12/2 से ऊपर सुपीरियर जो है, दिस इज इट। 12/3 जो है वो सुपीरियर टू 12/2 है। 12 सबसेक्शन 4 इज सुपीरियर टू 12 सबसेक्शन 2। तो जनरल रूल को वो नेगेट कर रही है। पॉइंट क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम आ जाते हैं। 12 सबसेक्शन 2 के बाद जो 12 सबसेक्शन 3 है वो क्या कह रहा है? नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट द सर्विस जिसके साथ हम शुरू हुए थे, दैट इज कि द सर्विसेज रिलेट टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में अब वो बात कर रहा है, जैसे प्लॉट, कोठी, मकान, उन सब की बात होनी शुरू हो गई। तो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। This rule applies to services like those provided by architects, interior decorators, real estate agents, or hotel accommodation. Example, an architect in Delhi designs a house in Mumbai. The place of supply is Mumbai, and that is where the property is located. So, जो property जहां located है, services will be deemed as if they have been supplied in that location. तो इस एग्जाम्पल के साथ जो हमारा पिछला एग्जाम्पल अभी हमने क्लोज नहीं कराया है, जो चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली वाला था, उस केस में सर्विसेज कहां डिलीवर मानी जाएंगी? व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? मोहाली सर। मोहाली। सो पंजाब विल बी द प्लेस जहां पे सर्विसेज की सप्लाई हुई। ठीक है जी। मैं लाख चंडीगढ़ रहता हूं, जो आर्किटेक्ट है वो लाख हरियाणा में रहता हो, सर्विसेज की सप्लाई कहां मानी जाएगी? इररिस्पेक्टिव वेदर आई एम रजिस्टर्ड और नॉट, क्योंकि 12 सबसेक्शन 3 जो है वो 12 सबसेक्शन 2 की तरह रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा है। यहां कहीं नहीं दिया कि रजिस्ट्रेशन किसी की देखनी है हमने, कि जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। यहां वो सीधा सीधा कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी जगह पर है, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है सर्विसेज वहीं पर सप्लाई, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो सर्विसेज प्लॉट कहां था? मोहाली में था, मोहाली पंजाब में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पंजाब। जिसमें अब अगर आर्किटेक्ट पंजाब का है तो उस केस में सीजीएसटी, एसजीएसटी अप्लाई हो जाएगा। आर्किटेक्ट पंचकुला, पंचकुला मींस हरियाणा, आर्किटेक्ट हरियाणा का है तो इसलिए वो इनवॉइस के ऊपर आईजीएसटी लगा दे।
ठीक है बच्चे? यस सर। सर हाँ जी। सर जो हमारा जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई कौन सी होगी? फिर कोई जरूरत ही नहीं है लोकेशन ऑफ सप्लाई की। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसने जीएसटी लगाना ही नहीं है। अनरजिस्टर्ड जो सप्लायर है बेटे वो जीएसटी नहीं ना चार्ज कर सकता। हाँ जी। अब बस एक उसमें ये है कि अगर वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो वो इंटरस्टेट सर्विस भी नहीं दे सकता, उसको अलाउड ही नहीं। आप अनरजिस्टर्ड होके विद इन दी स्टेट काम कर सकते हो, बस अपनी ही स्टेट में आप काम कर सकते हो। मींस आप पंजाब के हो तो पंजाब में ही सर्विस दे सकते हो। आप अगर पंजाब के हो तो आप हरियाणा में सर्विस डिलीवर नहीं कर सकते हो अगर आप अनरजिस्टर्ड हो। क्योंकि अनरजिस्टर्ड होने के लिए क्या क्लॉजेस दिए हुए हैं वो, मींस इफ इट इज लाइक इफ यू आर सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज तो 40 लाख रुपए से कम की टर्नओवर होनी चाहिए ना आपकी। अब आप रजिस्ट्रेशन कराने की आपको जरूरत नहीं है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप जो है वो इंटरस्टेट करते हो ट्रेड, तो वहां पर आपको इमीडिएट रजिस्ट्रेशन करानी ही करानी है। आप जैसे ही इंटरस्टेट ट्रेड करोगे आपकी सब जो है फिर ये सवाल जो दोबारा खत्म हो जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आपने देखना है तो दैट कैन बी प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन द स्टेट ओनली। आउटसाइड द स्टेट के लिए तो रजिस्ट्रेशन करानी कंपलसरी है, अदरवाइज इट विल बी ए इलीगल ट्रेड। वो ट्रेड ही इलीगल हो जाएगा। क्योंकि आप जो है अगर अनरजिस्टर्ड हो तो आप लीगली विद इन 2 स्टेट्स ट्रेड नहीं कर सकते। एक स्टेट में बैठ के दूसरी जगह आप माल या अपनी सेवाएं नहीं बेच सकते। आप सेम स्टेट में रह के बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेम ठीक है स्टेट में सर। रहते हो, 40 लाख रुपए से कम की टर्नओवर है, कोई दिक्कत नहीं। 20 लाख से कम की टर्नओवर है, मतलब आप सर्विसेज बेचो अपनी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो 40 लाख है वो गुड्स और सर्विसेज के लिए, खाली सर्विसेज के लिए इट इज 20 लैक्स। इस वाले चैप्टर को अभी हमने, ये बड़ा छोटा सा मामूली सा चैप्टर है, इसको हमने आगे अभी पढ़ना है, रखा हुआ है। बट इसको मैं जो है आपको तैयार ऑलरेडी करवाता चला जा रहा हूं बीच बीच में। तो ये 12 सबसेक्शन 3 ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 12 सबसेक्शन 2 क्लियर, 12 सबसेक्शन 3 क्लियर। Feel free if there are some doubts, somebody wants some clarification. Questions are welcome. I loved this question कि अगर जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसी ने नहीं कराई हुई है तो वो कहां पर फिर सर्विसेज डिलीवर्ड मानी जाएंगी। आई होप यू गेट द आंसर ऑल्सो। प्रॉपर्टी मूवेबल हो गई। प्रॉपर्टी मूवेबल हुई तो फिर तो गुड्स वा कोई ट्रीट होगी ना। इफ इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी देन मीन इट्स अ गुड्स। सर अब प्लेस ऑफ गुड्स सप्लाई कह रही में होनी। पहले गुड्स में जो पहला रूल है वो जनरल रूल है 12 सबसेक्शन 2 वाला। उसके बाद बाकी के रूल्स जो हैं गुड्स वाले जो हैं वो हम पढ़ के आए हैं पीछे, सारे के सारे जो सेक्शन 10 11 वाले पढ़े थे कि जहां पर डिलीवर हुए गुड्स, अगर गुड्स जो है वो आपके मूवेबल मतलब डिलीवर नहीं कर रहे थे, आपने उसी लोकेशन पे दिए, तो वही लोकेशन जहां पर आपने सप्लाई जो दे दी, मींस एक था जहां पर अल्टीमेटली सप्लाई लैंड होएगी आपकी, वो था। फिर एक जैसे हमने बात करी थी कि एसी का प्लांट जो है हमने किसी किराए की बिल्डिंग में लगाया था, किराए की बिल्डिंग खाली कर दी, एसी का प्लांट एज इज मालिक मकान को बेच दिया। प्लांट हिलाया नहीं, गुड्स मूवेबल ही है वो, बट जहां पे हमने डिलीवरी दी है उसी स्टेट में, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो वो हमने पूरी की पूरी गुड्स के बारे में तो पढ़ा है ऑलरेडी। ओके सर ओके। इट वाज रिलेटेड टू गुड्स। ये जो सर- सेक्शन 10 पढ़ के आए हैं, दिस वाज गुड्स। गुड्स मींस इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है 10(1)(e), गुड्स आर सप्लाइड ऑन ए बोर्ड इन ए कन्वेंस। मींस जैसे हवाई जहाज में आप चढ़े थे, हवाई जहाज जो है आपका दिल्ली से उड़ा था, दिल्ली से उड़ने के बाद पहले एमपी गया था, एमपी से फिर वहां पर जो है आपके लिए जो है खाने का सामान वहां रखा गया। फिर एमपी से जब महाराष्ट्र के लिए आपकी फ्लाइट उड़ रही थी, रास्ते में थी, आपको नागपुर के ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा था, तो आपको जो है वो खाना दिया गया। सो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दैट सर्विस? वो जो सर्विस या वो जो खाना दिया गया है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दैट वाज द क्वेश्चन दैट वी आस्क्ड लास्ट टाइम। तो जो जिन्होंने अटेंड करी है क्लास वो एक बार दोबारा बता दो बच्चे, उसका क्या जवाब होगा? एमपी सर।
एमपी, एमपी सर। महाराष्ट्र नहीं होगा। MP। हवाई जहाज लाख महाराष्ट्र के ऊपर उड़ रहा हो, जब खाना दिया गया है, वो जहां मर्जी उड़ रहा हो, जो खाना मतलब जो सप्लाई है, गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वीनियंस, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड द कन्वीनियंस। जहां जहाज के ऊपर, जहां उस कन्वीनियंस के ऊपर सामान चढ़ाया है हमने, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लाइकवाइज आपको जो है, जैसे हवाई जहाज का क्वेश्चन आ गया है, वैसे ही शताब्दी का क्वेश्चन आ सकता है, राजधानी का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ट्रेन जो है वो कई स्टेट्स में से होकर निकलती है, खाना कई स्टेट्स में बीच में चढ़ता है, सर्व कहीं कहीं भी किया जा सकता है स्टेट चेंज होने के बाद भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जहां पर ऑन बोर्ड किया गया खाना, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस बेसिकली ये क्वेश्चंस ये चीज टेस्ट करने के लिए हैं कि तुम जो है तुक्के मारने आए हो पेपर में या पढ़ लिख के आए हो, और आपने वहां पर जो है वो प्रूव करना है कि हम पढ़ कर आए हैं। सर एक बात पूछनी थी बोलो। सर, अगर जो सप्लाई जो है ना सप्लायर है, वो किसी और स्टेट में जाकर है ना सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई कौन सी होगी? आगे आगे पढ़ते हैं ना, उसके बाद ये वाली लिस्ट खत्म हो जाएगी तो फिर बता, फिर पूछना कि आप क्या है। ओके सर। ठीक है ना, अगर उसके बाद भी एग्जॉस्ट खत्म हो जाएगा तो एक एग्जांपल बना लेंगे, हो सकता है आगे मैं कवर ही कर रहा हूँ इस बात को। ओके सर। तो रेस्टोरेंट कैटरिंग एंड पर्सनल सर्विसेज, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। तो बच्चे तेरे सवाल का जवाब आ गया 12 सबसेक्शन 4, कि जहां पे सर्विसेज परफॉर्म हुई हैं वो वाली सर्विसेज होंगी। अगर दूसरी स्टेट में जाकर करी है तो जहां पे सर्विसेज, लोकेशन वेयर दी सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, दिस इंक्लूड्स थिंग्स लाइक सैलून सर्विसेज, हेल्थ एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट, केटरिंग, मीन्स आपने जो है पार्टी करी है, आपने नंगल में करी पार्टी मान लीजिए, और जो हलवाई है वो मंगाया है चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ से जब हलवाई जो है वो नंगल आके सर्विस देगा आपको केटरिंग, तो इट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी योर नंगल, विच मीन्स चेन्नई। पंजाब। हाँ, इस केस में चेन्नई, मीन्स ए कस्टमर फ्रॉम बेंगलुरु गेट्स ए हेयर कट एट ए सलून इन चेन्नई। ठीक है, मीन्स बेंगलोर से एक बंदा गया, वहां जाके चेन्नई में बाल कटाए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज चेन्नई। अब अगर ये 12 सबसेक्शन 4 की जगह इसमें जनरल रूल लगाए हैं, तो फिर यहां पर ये जो होगा कहानी वो ये हो जाएगी कि यार जो सप्लायर, जो कस्टमर है, उसको अपना नाम और पता वहां बताना पड़ेगा, तब करके होगा। बट 12 सबसेक्शन 4 जो है वो ओवर रूलिंग है, वो 12 सबसेक्शन 2 को जो है वो नेगेट कर देता है कि 12 सबसेक्शन 2 तू बैठ जा यार उधर साइड में जाके, क्योंकि आई एम सुपीरियर, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 इज गोइंग टू बी सुपीरियर। ठीक है जी, तो वहां पे कंसेप्ट ही नहीं आएगा 12 सबसेक्शन 2 जो है, जहां ये वाले केसेस नहीं है वहां 12 सबसेक्शन 2 है, जहां बड़े क्लियरली डिफाइंड केसेस हैं आप उसको पकड़ोगे। चलें आगे। सर। लाइकवाइज Yes, एक sir. फिर Yes, ट्रेनिंग sir. एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल है, अगर किसी की ट्रेनिंग ली है किसी ने, मतलब इफ समबडी इज गेटिंग ट्रेन्ड, तो ट्रेनिंग जो दे रहा है, अगर जो ट्रेनिंग ले रहा है, मींस इफ द ट्रेनिंग इज बीइंग इम्पार्टेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, and if the training is being imparted to an unregistered person, the place of the supply is the location where the services are actual performed, जहां पर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की जा रही हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड, दैट इज द प्लेस ऑफ मीन्स। अगर जैसे मतलब रजिस्टर्ड पर्सन है, आप जो है एक मान के चलो कि U16 पीपल आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, आप सारे के सारे मान लो अमेजोन में काम करते हो, तो अमेजोन जो है वो एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, उसने जो है वो सर्विसेज ली, आप सब पंजाब के लोग हो या पंजाब के नहीं भी हो, पंजाबी नहीं भी हो, you don't belong to Punjab, you may be coming from Himachal, you may be coming from UP, but all of you are working in Punjab. आप पंजाब में अमेजोन के ऑफिस में काम कर रहे हो, और आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो एक चंडीगढ़ का वेंडर प्रोवाइड कर रहा है, तो आप जो है सारे के सारे यू हैव बीन मूव्ड टू चंडीगढ़, आपको जो है
चाहे मतलब दे हैव टेकन यू टू चंडीगढ़, बस में बिठा के टैक्सी में बिठा के चंडीगढ़ ले गया और चंडीगढ़ में आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। सो इट इज बेसिकली जो ट्रेनर है दैट बिलोंग्स टू चंडीगढ़, जो ट्रेनी है दैट इज बेसिकली अमेजॉन, अमेजॉन इज द रजिस्टर्ड पर्सन और वो पंजाब का है। तो अब जो इन यहां पर जो सर्विसेज डिलीवर हुई हैं, इट विल बी बेसिकली द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन जो अमेजॉन है वो पंजाब का है। तो इसलिए इट इज बेसिकली ए केस कि ये जो सर्विसेज हैं, जो पर ट्रेनिंग सर्विसेज हैं, ये पंजाब में प्रोवाइड हुई हैं। चाहे आपकी सर्विसेज एक्चुअली जो डिलीवर हुई हैं वो चंडीगढ़ में हो रही हैं, बट क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन जो है दैट हैज एन एड्रेस ऑफ पंजाब, तो ये जो सर्विसेज मानी जाएंगी दैट विल बी अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 5। और 12 सबसेक्शन 5 के अंदर जो है ये जो ट्रेनिंग मानी जाएगी ये पंजाब के रजिस्टर्ड एड्रेस की मानी जाएगी। ठीक है जी। और यही जो है आप लोकली सारे के सारे ट्रेन होना चाह रहे हो, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं फॉर योर एग्जाम, ट्रेन कर रहा हूं। और मैंने आपको जो है लास्ट सेशन जो देना है, जो 3 दिन का है या 2 दिन का है, दैट रिलेट्स टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जो इनकम टैक्स की और जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करने के लिए। वो मैंने आपको बोला है कि हमारा पैकेज जो है वो ऑनलाइन कम ऑफलाइन दोनों है। तो ऑफलाइन आपकी ट्रेनिंग चंडीगढ़ होनी है, आप सारे के सारे चंडीगढ़ ट्रैवल कर कर आ जाओ। तो ये वाली जो ट्रेनिंग है, क्योंकि आप सब अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चंडीगढ़ फॉर दैट। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। वहां हम पूरे क्लासरूम सेशंस में कंप्यूटर्स के साथ बैठ के आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी सिखाएंगे। सर्विसेज वहां डिलीवर हो रही हैं, so it will be basically चंडीगढ़ जहां पर सर्विसेज डिलीवर हुई हैं। दैट इज व्हाट बेसिकली सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 कन्वेज मींस, वो हमको ये चीज था। होपफुली क्लियर। ये सेक्शन भी क्लियर हो गया, 12(3) क्लियर हो गया, 12(4) क्लियर हो गया, 12(5) क्लियर हो गया, 12(2) हमारा पहले ही क्लियर है। राइट गाइस? यस सर। Yes, sir. Admission to an event. The place of supply is the location where the event is actually held. This applies to services like tickets to a concert, a movie or a sporting event. जहां पे भी आपका जो है ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं, जहां पे भी इवेंट होगा, that will be the place of supply. Means ये इवेंट कौन सा हो सकता है? It can be concert, a movie or a sports event, कुछ भी हो सकती है। तो वो जो सर्विसेज हैं बेसिकली, जो टिकट्स बेची जा रही हैं, टिकट्स पूरे हिंदुस्तान में बेची जाती हैं। मैच खाली जो है वो पता चल रहा होता है मोहाली के ग्राउंड में होना है कि नहीं? धर्मशाला में मैच होता है तो पूरे हिंदुस्तान से लोग देखने आ जाते हैं, क्रिकेट का मैच होता है तो सर्विसेज कहाँ डिलीवर हो रही हैं? जो जीएसटी है, जो टिकट बेची गई, जो टिकट है 1,000 रुपए की, 2,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, धर्मशाला में जो मैच हो रहा है या मोहाली में जो मैच हो रहा है, उसकी टिकट जो है वो इंडिया वाइड बेची गई है। तो वो सर्विसेज डिलीवरी कहाँ मानी जाएगी? सर्विसेज विल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन डिलीवर्ड वेयर द एक्चुअल इवेंट इज हेल्ड। ठीक है जी, जहां पे इवेंट होल्ड हो रही है, टिकट बेचने से उसका कोई लेना देना। ठीक है ना बच्चे? Yes, sir. यस सर। सर। अब ये जैसे कंसर्ट है या मूवी है, अगर इसकी टिकट का प्राइस 400 रुपए है तो जीएसटी का रेट क्या होगा? स्पोर्टिंग इवेंट है विच इज नॉट एन आईपीएल मैच, मैच जो है वो रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग बॉडी करा रही है, तो टिकट जो है वो कोई भी 500 रुपए से ऊपर की नहीं है, तो जीएसटी का रेट क्या लगेगा? सर 5%। जीएसटी नहीं लगेगा 500 रुपए तक की टिकट के ऊपर। पीछे मैंने पढ़ने को टास्क दी थी आपको, वो जो 10 न्यूमेरिकल दिए थे, पढ़े? भूल गए? या तो पढ़े ही नहीं या भूल गए। अगर पढ़े ही नहीं तो पढ़ लो बेटा, और भूल गए तो मैं याद कराने के लिए ये क्वेश्चन पूछा और कुछ नहीं। अगर पढ़े नहीं है तो जरूर पढ़ो उनको 8 के 8 को अच्छी तरह।
So place of supply where a location of supplier and the recipient is in India, it's a continuation only. 12 subsection 6 तक ये हो गया. अब ये next जो है it's a 12 subsection 8. It is transportation of goods. So transportation of goods अगर registered person को है, the place of supply is the location of the registered person. Simple वही rule. मतलब जो जनरल रूल है वो वही वाला हो गया, मगर ये कंप्लीट जनरल रूल नहीं है ना. अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन. जहां पर इसने गुड्स हैंड ओवर करे हैं, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन. जहां पर जिस स्टेट में उसने सप्लाई पकड़ाई कि ये लो पंजाब में, कि ये लो भाई मेरा सामान है, इसको जो है जो दूसरी जगह पे पहुंचाना है आपने, तो जहां पर आपने गुड्स हैंड ओवर करे हैं दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. ठीक है जी. पंजाब से गुड्स जम्मू जाने हैं, तो अगर पंजाब में गुड्स दिए हैं तो दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं. सप्लाई ऑफ गुड्स जो है, जो गुड्स अल्टीमेटली अगर सप्लाई होते हैं इस केस में, तो दैट वुड हैव बीन जम्मू, बट सर्विसेज जो डिलीवर हुई हैं वो पंजाब ही मानी जाएगी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो. और रजिस्टर्ड पर्सन जो है, अगर वो पंजाब का रजिस्टर्ड पर्सन है, तो द प्लेस ऑफ उसका जो एड्रेस है, लोकेशन ऑफ एड्रेस वो पंजाब ही है, तो वो पंजाब हो गई. अगर कोई जम्मू का बंदा जो है वो पंजाब की ट्रांसपोर्ट एजेंसी को पकड़ रहा है कि भाई मेरा ये सामान पंजाब से लेकर जम्मू भेज दे जरा, तो देन इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जम्मू. ठीक है जी. अगर रजिस्टर्ड पर्सन जो है जिसके नाम आप इनवॉइसिंग करने वाले हो वो जम्मू की रजिस्टर्ड पार्टी है, तो आईजीएसटी की इनवॉइस बनेगी. अदरवाइज जो है आपकी एसजीएसटी सीजीएसटी की इनवॉइस बनेगी. ये पॉइंट नंबर 5, 12 सबसेक्शन 8. एनी डाउट्स फील फ्री, वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑफ 2 मिनट्स, नो वरीज हियर. अगर नहीं समझ में आया तो. सर इसके एक एग्जांपल दे दो. सामान, आप बच्चे कहाँ रहते हो? सर पंजाब में. पंजाब में आप रहते हो और आपने पंजाब में जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, यू आर ए रजिस्टर्ड पर्सन. ठीक है जी. अब आपने जो है आपने एक सामान खरीदा फ्रॉम समबडी इन दिल्ली. दिल्ली में मतलब पंजाब के बहुत सारे लोग दिल्ली से रोज शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं. कोई अपना सामान ट्रक में मंगवा लेता है, कोई किसी तरह मंगवाता है, कोई किसी तरह मंगवाता है. तो हम बड़ा सिंपल एलिमेंट्री रखते हैं, ट्रक में सामान आपका आना है. आपने जो है वो जयपुर गोल्डन फोन करा. जयपुर गोल्डन एक ट्रांसपोर्टर कंपनी है कि भाई मेरा सामान जो है वो मेरा एक एजेंट है, मेरा डीलर है सदर बाजार में, वो तेरे यहां पहुंचा देगा. उसको जो है तू मेरे को यहाँ पंजाब में नंगल में पहुंचा दियो. ठीक है. और मेरे नाम पे बिल बना दियो. मेरा ये नाम तू जानता ही है, मेरे को रेगुलर है. यहाँ आएगा, तू पे बिल्टी बना दियो, मैं तेरी पेमेंट कर दूंगी. अब जो वो जीएसटी का जो इनवॉइस बनाएगा आपका, ही विल चार्ज आईजीएसटी फ्रॉम यू. ठीक है. वो आपसे आईजीएसटी चार्ज करेगा. द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी, क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड डीलर हो, यू आर ए रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो हमेशा पंजाब होगा. वो सामान दिल्ली से उठा रहा है और आपको पंजाब में डिलीवर करा रहा है, बट क्योंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो इसलिए वो जो है प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन. अब आप भूल जाओ कि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, यू आर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन. आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई है. आप अभी भी फोन कर सकते हो जयपुर गोल्डन को, कोई मना थोड़ा ना करेगा कि भाई 50,000 रुपए का सामान खरीदा है मैंने, उसको जो है मेरा यहाँ पर पहुंचाना है तूने नंगल में, बता कितने पैसे लगेंगे. वो कह रहा है जी 2,000 रुपए लगेंगे. कह रहे ठीक है, मेरा नाम बिल्टी बना भेज दे. अब क्योंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो, इसलिए द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन. गुड्स आपने हैंड ओवर कहां किए ट्रांसपोर्टेशन के लिए? दिल्ली में. तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली इन दैट केस, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो. आप रजिस्टर्ड पर्सन थे तो दैट वुड बी लाइक कि आप पंजाब में रजिस्टर्ड हो. यहीं आप अगर पंजाब की जगह जो है वो रजिस्टर्ड इंस्टेड ऑफ इन पंजाब आप दिल्ली में रजिस्टर्ड होते तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाता. आप अनरजिस्टर्ड हैं तो इररिस्पेक्टिव आप कौन सी जगह, क्योंकि आप रजिस्टर्ड तो अब हो ही नहीं ना, तो अब आपकी रजिस्ट्रेशन से तो कुछ देखना ही नहीं है. अब तो ये देखना है कि आपने सप्लाई कहां पे
जो है वो ऑनबोर्डिंग कहाँ करवाई है। तो जो भी ऑनबोर्डिंग का प्लेस होगा, मींस वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। होप क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Good. Any other doubts? Anybody? No, sir. So पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स था, वैसे ही पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर ए कॉन्टिन्यूअस जर्नी। जहां से पैसेंजर चढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी बस है, कार है, हवाई जहाज है, जहां पर भी वो चढ़ेगा, मीन्स जहां से भी वो अपनी जर्नी शुरू करेगा, that is basically the place, जो place of supply. The place of supply is the location where the passenger embarks on the conveyance for continuous journey. A person boards a train in Kolkata to travel to Delhi. The place of supply is Kolkata. तो कोलकाता place of supply हो जाए। आपने वॉल्वो की बस पकड़ी, बस जो है वो हिमाचल से चली हुई है, और आपने नंगल में बस पकड़ी है, सो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पंजाब, इट विल नॉट बी हिमाचल। आप दिल्ली आ रहे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई विल नॉट बी दिल्ली, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी स्टिल पंजाब फॉर यू, क्योंकि आपने बस पंजाब से पकड़ी। ठीक है जी? Yes, sir. Yes, sir. The place of supply is the location of first scheduled point of departure of that conveyance. This applies to services like catering or movie provided on an airplane or train. The services on board a conveyance means ये services की बात कर रहा है। The place of supply is the location of the first scheduled point of departure of that conveyance. This applies to services like catering or movie provided on an airplane or train. This framework ensures that for any given service, the place of supply is clearly defined, which in turn determines whether the transaction is intrastate or interstate. मीन्स आपको जैसे हवाई जहाज पे जो है आप चढ़े और मूवी दिखाई गई है, तो मूवी की वो जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी है, उसका जो है वो मीन्स जो वो सर्विस कंपोनेंट है, वो कहाँ पे सप्लाई उसकी मानी जाएगी। सो जहां से वो हवाई जहाज शुरू हुआ है, द फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस, जहां से वो शुरुआत हुई है उस जहाज की, या उस बस की, या उस वेसल की, आप अगर शिप में हो, तो इट इज बेसिकली द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस। आपने पार्टी दी, मींस पूरी कैटरिंग पार्टी आपने अरेंज करी है, आपके रास्ते में मींस आपने जो है वो एक ट्रेन बुक करा दी। आज की डेट में आप प्राइवेट ट्रेन बुक करा सकते हो बच्चों, मीन्स आप जो है वो अपनी ट्रेन में 2 डब्बे जो है वो ऑलरेडी बुक कर सकते हो, कि 3 डब्बे 4 डब्बे, पूरी पूरी ट्रेन बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपने लिखा कि मतलब जहां आपने पता चला कि आपके रिलेटिव्स जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एक ही लाइन पे रहते हैं, एक ही रेलवे लाइन पे रहते हैं आपके, मीन्स यू स्टार्टेड से फ्रॉम दिल्ली एंड यू आर हेडिंग टू राजस्थान पार्टी करते हुए, तो आप जो है जोधपुर जा रहे हो, आपके कुछ रिलेटिव्स दिल्ली में रहते हैं, कुछ रिलेटिव्स आपके जयपुर में रहते हैं, आपने कुछ लोग दिल्ली से भरे, कुछ आपने जयपुर से भरे, और एक पूरी की पूरी कैटरिंग सर्विस जो है वो ट्रेन में ही अपनी भी ले ली साथ में तो ट्रेन आपने बुक करा ली, या एक डब्बा बुक करा लिया पूरा ट्रेन में, साथ में आपने कैटरिंग सर्विस भी ले ली, साथ में आपने जो है वो थिएटर वगैरह भी बना लिया, मतलब एक डब्बा जो है वो पूरा थिएटर कन्वर्ट कर लिया, और चल पड़े कि हाँ जी मतलब एक अलग तरह की बारात जा रही है हमारी, एंजॉय करो सारे रिलेटिव्स। अब एक आपने केटरिंग सर्विस ली है, दूसरी तरफ आपने जो है वो मूवी की सर्विसेज ले ली हैं। अब कुछ लोग जयपुर से चढ़ेंगे, आपने जयपुर वालों को भी वही सर्विस दी, कुछ लोग दिल्ली से चढ़े उनको भी वही सर्विस दी, हो सकता है बीच में कुछ पोर्शन हरियाणा का आया था उस ट्रेन में, हरियाणा से भी आपके कुछ लोग चढ़े, वहां पर भी आपने सर्विसेज दी, मीन्स बीच में गुड़गांव आया था ना, तो गुड़गांव से भी लोग जो है वो ट्रेन पे एम्बार्क किए। तो इन सर्विसेज को जो ये सेक्शन
12 सबसेक्शन 10 की सर्विसेज हैं विच आर बेसिकली केटरिंग सर्विसेज और मूवी प्रोवाइडेड ऑन द ट्रेन, ये सर्विसेज जो हैं इनका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है दैट विल बी दिल्ली ओनली, क्योंकि जहां से ट्रेन शुरू हुई है वो दिल्ली है। वो सर्विसेज जो हैं वो थ्रू आउट दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सब जगह डिलीवर हुई हैं, बट द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी ट्रीटेड एज दिल्ली, जहां से जो है जो पॉइंट फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है वो ही माना जाएगा। जब खाने की बात कर रहे थे हवाई जहाज में, वो केटरिंग सर्विस नहीं थी, वो फूड था, वो जहां से खाना चढ़ा है वो था। अब यहां पर ये सर्विसेज है, मीन्स लाइक केटरिंग और मूवी। वहां पे जब हम खाने की बात कर रहे थे तो वो गुड्स था, यहां जो है ये केटरिंग की बात कर रहे हैं तो ये सर्विसेज है। देयर इज अ डिफरेंस, दैट वाज सेक्शन 10, हियर इट इज सेक्शन 12। ठीक है बच्चे, अभी 2 मिनट पहले ये जो 10(1)(e) की बात कर रहे थे हम, गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वेंस, खाने की बात करी थी यहां पर हमने इस गुड्स को, और यहां पर जो है इट इज अ केस ऑफ सर्विसेज। तो ये फाइन पॉइंट्स हैं, फाइन डिफरेंसेस हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज फाइन डिफरेंसेस। ये 12 सबसेक्शन 10 हो गया। चलें जी आगे, या ये यस अब सर। कल के लिए रखें? करें, कब कंप्लीट करें, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, आज ही करवा दो। मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स ना डॉट 9 बजे क्लास छोड़ के चले जाते हैं, वो मतलब दे आर हैविंग सम शेड्यूल्ड Yes. कि 8 से 9 मीन्स 9 बजे तक पढ़ना है बस, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे हम। सो प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है, इट्स एटलीस्ट ये चीज कवर कर लेते हैं, टेलीकॉम सर्विसेज जो है, दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेलीकॉम सर्विसेज में दो तरह के टेलीकॉम होते हैं, मींस एक फिक्स लाइन सर्विसेज है, वो तो सादा काम है, जहां पर ये फिक्स सर्विसेज हैं, जिसके पास वो तार वाला फोन अगर आजकल किसी के घर में बचा हुआ है, तो वो जो जहां पर वो लगा हुआ है कनेक्शन, फिक्स सर्विसेज कैन बी इन फॉर्म ऑफ लैंडलाइंस, लीज्ड सर्किट्स, केबल टीवी, कुछ भी तरह का है जहां पे वो लगा, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर द फिक्स्ड इक्विपमेंट इज इंस्टॉल्ड। मींस एक कंपनी इन मुंबई हैज फिक्स्ड लाइन, लीज लाइन इंस्टॉल्ड एट इट्स ऑफिस इन पुणे, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज पुणे। बस सादा सा काम है, जहां वो डब्बा पड़ा है तार के साथ वो ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। दूसरा कनेक्शन आपका जो है वो मोबाइल टेलीफोन का होता है, मींस आप कहीं पे भी जा सकते हो उसको लेकर। मोबाइल फोन दो तरह के होते हैं, एक पोस्ट पेड हो गया, तो पोस्ट पेड जो क्या है उसका उसका जो है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इज द बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एज पर द सप्लायर्स रिकॉर्ड। सप्लायर्स के रिकॉर्ड में जो भी बिलिंग एड्रेस है उस बंदे का, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बस सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एज पर द सप्लायर्स रिकॉर्ड। और मोबाइल कनेक्शंस अगर प्रीपेड हैं तो व्हाट इन दैट केस, अगर आई मीन ज्यादातर तो प्रीपेड ही है ना, 90% कनेक्शंस तो प्रीपेड ही है। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई डिपेंड्स ऑन हाउ द सर्विस इज प्रोवाइडेड, मींस आप अपना प्रीपेड जो कनेक्शन है उसे रिचार्ज कैसे करा रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप रिचार्ज किसी दुकान से कराते हो वोचर के थ्रू, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से कराते हो, ये भी अब लोग कम ही कराते हैं, 15-20% लोग कराते होंगे बस थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर, the place of supply is the address of the selling agent or distributor as recorded by the supplier। जो सप्लायर के पास उस डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस है तो वही एड्रेस जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, आप अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से कराते हो, और अगर आप ऑनलाइन करा रहे हो, मींस जो ज्यादातर लोग कराते हैं 80-90% अब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली रिचार्ज करते हैं, सीधा सीधा गए पेटीएम पे गए या भारत पे गए या किसी भी ऐप पे गए, वहां जाके आपने रिचार्ज कर लिया। तो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट एज पर द सप्लायर्स रिकॉर्ड। सो जो भी सप्लायर के रिकॉर्ड में आप लोगों का जो एड्रेस दिया हुआ है वो ही आपका जो है वो लोकेशन मान, मीन्स दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो नॉर्मली जो है वो आपका एड्रेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई है, बारिंग इन द केस ऑफ प्रीपेड कनेक्शन, अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू, वो जो कूपन वाला होता था उस सिस्टम से रिचार्ज करा रहे हो, उस केस में जो रजिस्टर जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका एड्रेस जो है, जो भी उसका एड्रेस होगा आपका, वो माना जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई वो है रादर देन यूर एड्रेस। आप ऑनलाइन करा रहे हो तो इट इज यूर सप्लाई। पोस्टपेड है
तो जो आपका एड्रेस दिया हुआ है वो फिक्स्ड लाइन है, तो जहां आपका डब्बा लगा हुआ है वो। होप क्लियर। 12 सबसेक्शन 11 जो है वो सिंपल है, कॉमन सेंस वाला है, कुछ याद भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही लग जाएगा पता। Now, place of supply where the location of a supplier and it's a now it's a 12 subsection 12, which is the banking and other financial services. So the place of supply for these services, including the stock broking, is the place of supply is the location of the recipient as recorded by the supplier. तो जो भी लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट है, मींस जो भी रिसिपिएंट का एड्रेस है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। इस केस में एक्सेप्शन आ गई, इफ द रिसिपिएंट एड्रेस इज नॉट ऑन रिकॉर्ड, अगर आपने एड्रेस दिया ही नहीं हुआ, सो द प्लेस ऑफ सप्लाई देन डिफॉल्ट्स टू द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। अगर आपका जो रिसिपिएंट है उसका एड्रेस नहीं है किसी वजह से बैंक के पास, ब्रोकर के पास, तो जो सप्लायर का एड्रेस है, जो उस बैंक का या ब्रोकर का एड्रेस है, वो ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अ पर्सन इन चेन्नई हैज ए बैंक अकाउंट विद ब्रांच इन मुंबई, द बैंक्स रिकॉर्ड शो दैट कस्टमर्स एड्रेस इज चेन्नई, द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर एनी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू दिस कस्टमर विल बी चेन्नई। और अगर बैंक के पास उसका चेन्नई का एड्रेस नहीं है, उसे पता ही नहीं कि मेरे कस्टमर का एड्रेस क्या है, इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। क्लियर? जो Yes, Yes, sir, रिपोर्ट है, clear. sir. क्योंकि आजकल केवाईसी के जमाने में ऐसा नहीं होता है। केवाईसी का मतलब होता है पहले बिना केवाईसी करे कोई अकाउंट ही नहीं खोलेगा, जो पहला केवाईसी अकाउंट खोला तो एड्रेस आ गया, काम खत्म हो गया। तो ये जो है ये थ्योरेटिकल है कि आपका जो बैंक है उसके पास आपका एड्रेस नहीं है। राइट गाइस? Yes, sir. ग्रेट ग्रेट। इंश्योरेंस सर्विसेज अगेन वही होगा, टू द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका जो है लोकेशन, और इफ द पर्सन इज अनरजिस्टर्ड, जो कस्टमर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट एज पर द सप्लायर्स रिकॉर्ड्स। जो भी सप्लायर के रिकॉर्ड में उसका एड्रेस है वो आपका जो है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये तो दोनों ही केसेस में वही हो गया। The place of supply is the location of recipient as per the supplier's record, and here the place of supply is the location of the registered person. तो दोनों ही केसेस में, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में आपका रिकॉर्ड जो है, जो आपका एड्रेस है, वही, और कुछ नहीं। नाउ दिस वन इज इंटरेस्टिंग। पिछली वाली स्लाइड तो लार्जली जो है ये मतलब ये 12 आसान बढ़िया था, इंटरेस्टिंग था। 12-13 एवं बोरिंग सा था, कुछ भी नहीं था इसमें। अब 12-14 जो है वो थोड़ा सा मजेदार है, जो याद हो जाना चाहिए आपको पढ़ते ही, और लगेगा भी हाँ कुछ नया गया है, कुछ नया सीखा, कुछ अच्छा सीखने को मिला। तो here it is, this specific rule applies to advertising services provided to the central government, state government और a local authority। जब हम एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जो है वो सरकारों को दे रहे हैं, सरकारें भी तो एडवर्टाइज करती हैं। मींस वन ऑफ द फर्स्ट एड्स आई रिमेंबर इज, गुजरात के टूरिज्म की एड होती थी, अमिताभ बच्चन करते होते थे कि कुछ टाइम तो बिताओ गुजरात में। याद है ना? तब तुम पैदा हुए थे जस्ट। कभी वो जंगल दिखा रहे होते थे, कभी वो कच्छ दिखा रहे होते थे, कभी कुछ कभी कुछ। आज की डेट में भी बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट करती हैं। आपने बिहार का एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि बिहार में भी टूरिज्म होता है। पंजाब में तो कम है टूरिज्म की एड्स जो हैं, क्योंकि टूरिज्म के नाम पे अब कुछ करते ही नहीं है। बट देयर इज सो मच ऑफ टूरिज्म दैट हैपेंस इन हिमाचल प्रदेश। फिर आपका एमपी में भी टूरिज्म के एड्स होते हैं। तो ये सारी अपनी टीवी में एड्स इनकी आती रहती हैं। सो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो क्या माना जाएगा? द प्लेस ऑफ सप्लाई इज कंसिडर्ड टू बी इन ईच स्टेट वेयर द एडवर्टाइजमेंट इज डिसेमिनेटेड। जहां पर भी जो है वो बेसिकली एड जो है जिस स्टेट से रिलेटेड है, इन ईच ऑफ द स्टेट्स वेयर द एडवर्टाइजिंग इज डिसेमिनेटेड, द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर ईच स्टेट इज डिटरमिन्ड proportionally based on the contract। मीन्स एग्जाम्पल के लिए, जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन बॉम्बे runs a campaign for Gujarat tourism on television channels across India, so the place of supply will be, मीन्स ये एडवर्टाइजमेंट तो पूरे हिंदुस्तान में दिखाई जाती थी कि गुजरात में आप एज ए टूरिस्ट आओ, बट द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात।
जो या प्लेस ऑफ सप्लाई है वो गुजरात माना जाएगा, क्योंकि वो गुजरात के लिए ऐड आ रहा है। मीन्स इट्स अ स्पेसिफिक ऐड फॉर टूरिज्म इन गुजरात, एंड द एजेंसी विल चार्ज द आईजीएसटी सिंस द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट्स। तो जो आपकी आईजीएसटी आ रही है वो मतलब सप्लायर जो है वो बॉम्बे में, और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है दैट इज गुजरात। तो बॉम्बे और गुजरात मीन्स, बॉम्बे मीन्स महाराष्ट्र और गुजरात मीन्स गुजरात, तो दो स्टेट्स का आपस में हो गया, तो जो है ये आईजीएसटी लग गया, आईजीएसटी चार्ज कर लेगा। बट अगर ये जो है गुजरात की जगह जो है, मान लो कि आईटीडीसी की ऐड है, आईटीटीसी जो है दैट इज बेसिकली इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो वो कहीं पे भी हिंदुस्तान में कह रहे हैं घूमने जाओ, इफ द कैंपेन इज रन फॉर इंडियन टूरिज्म, पूरे हिंदुस्तान में जहां मर्जी घूमो, एंड इज ब्रॉडकास्ट इन मल्टीपल स्टेट्स, और कई स्टेट्स में जो है वो ऐड दिया जा रहा है। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज डीम्ड टू बी प्रोपोर्शनली इन ईच ऑफ दो स्टेट्स। तो वो सारी स्टेट्स में जब घुमाने की बात कर रहा है, तो फिर जो है ये माना जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो सारी स्टेट्स ही है। तो फिर एक रैशनल, एक थोड़ा सा थंब रूल लगा के, वो अगर वो 4 स्टेट्स में घूमने की बात कर रहा है तो चारों प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिए जाएंगे। अगर वो पूरे 28 स्टेट्स में बात कर रहा है तो 28 के 28 प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिए जाएंगे। तो जो भी रेवेन्यू, जो भी एक्सपेंडिचर इसमें आएगा, जितनी भी इनवॉइसिंग बनेगी, वो बांट दी जाएगी। तो यहां पर हमने जो है एग्जाम में सवाल सिर्फ इसमें इतना ही आना है कि एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट क्या होती हैं, तो ये जी स्टेट्स में बढ़ जाएगा। अगर किसी एक स्टेट के लिए है तो इट इज द सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज the place of supply of services is that state. If it is for multiple states, then place of supply is that multiple states. बस इतना सही जवाब बनना है, इतना याद रखना है हमने। ये कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है, आपको उसको सॉल्व नहीं करना है कि आपको 10% इधर डालना है, 20% इधर डालना है, 40% इधर डालना है। अगर उतना लिखा हुआ है कि 10% उस एक्स स्टेट का है, 20% वाई स्टेट का है, 40% सी स्टेट का है, तो आप बता दीजिए कि अकॉर्डिंगली जो है वो बट जाएगा। वो क्यों बट जाएगा? क्योंकि यहां पर उन्होंने ये भी लिखा हुआ है, if the campaign is run for Indian tourism and it is broadcast in multiple states, the place of supply is deemed to be proportionally means जिस प्रोपोर्शन में आपने जो ऐड करी है, जिस प्रोपोर्शन में आपने एक्सपेंडिचर करा है फॉर डिफरेंट स्टेट्स, उसी प्रोपोर्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई भी बढ़ जाएगा। ये प्रोपोर्शनली का ये मतलब हो गया, ठीक है जी। और अगर किसी एक स्टेट के लिए हम जो है वो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला रहे हैं, तो दैट स्टेट ओनली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, सिर्फ वो सिंगल स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई है। आप टीवी में एड जो है वो पैन इंडिया दिखा रहे हो, हिंदुस्तान का हर आदमी उस एड को देख सकता है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई इज जिस किसी स्टेट के लिए वो ऐड चल रही है। अगर वो पूरे हिंदुस्तान के लिए ऐड चल रही है तो इट विल बी डिवाइडेड प्रोपोर्शनल। बस इतना ही याद। चले आगे। यहां से हम अगली क्लास शुरू करेंगे। वी क्लोज इट हियर, ठीक है जी। यस सर, यस सर, यस सर। सैचुरेशन भी होगी होगी अब आपकी। तो नेक्स्ट क्लास वी मीट, कल हम कोशिश करते हैं वी मीट ऑन इनकम टैक्स, ठीक है जी। मैं आपको कल जो है सुबह टाइम बता दूंगा इनकम टैक्स की क्लास। पढ़ाई आपने क्लासेस देख ली हैं? यस सर। सर कुछ चलो, देख लिए, कुछ ओके। देख। तो फिर वो देखो आज जो है मीन्स आपका जो है मीन्स यू हैव टू बी ऑन Okay, sir. टेंटर हुक्स। एक चीज याद रखनी है, बस भूलनी नहीं है, थिंग्स लाइटली गॉट हैव लिटिल वैल्यू, और आप जो है जितनी मेहनत करोगे वो आपके रिजल्ट में अल्टीमेटली दिखनी है। सर, हाँ जी बोलो सर एक डाउट था। बोलो बोलो बोलो। सर मैं ना वर्कबुक कर रही थी, तो फिर मैंने एक इलस्ट्रेशन देखी थी इसमें कि जब हम टूथपेस्ट खरीदते हैं तो उसके साथ हमें एक टूथब्रश मिलता है, तो सर वो कौन सी सप्लाई मानी जाएगी? वो टूथपेस्ट के साथ बेटा टूथब्रश मिलता है, तो वो जो है मैंने मेरे ख्याल उस पार्ट को मिस कर दिया। आपको कुछ फ्रीबीज मिलती हैं अगर,
तो उस पे जीएसटी अलग से चार्ज नहीं होता है। वो आपका उसका जो जीएसटी है वो टूथपेस्ट के प्राइस में ही कवर हो गया ऑलरेडी। जैसे आपको सर कई बार होता है एक टूथपेस्ट के साथ दूसरा टूथपेस्ट फ्री दे देते हैं, कभी आपको एक टूथपेस्ट खरीदते हो तो टूथब्रश फ्री दे देते हैं, तो उसका जो दूसरे वाले आइटम का प्राइस है ना, वो पहले वाले आइटम में ऑलरेडी डाल दिया गया है, उस पे जीएसटी चार्ज कर दिया गया है। सो द सेकेंड आइटम विच इज कमिंग फ्री, प्रैक्टिकली इट इज नॉट फ्री, practically it has been charged along with the item which has been priced। जो प्राइस वाली आइटम है उसके साथ उसका प्राइस जो है वो क्लब कर दिया गया है, और जब क्लब्ड प्राइस में आपने जीएसटी दे दिया तो आपको दोबारा फ्री वाली आइटम के ऊपर जीएसटी नहीं देना। सर फिर हम इसे कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे? नहीं, इसको हम कुछ कंपोजिट सप्लाई या एडिशनल वो मिक्स सप्लाई कुछ नहीं बोलेंगे। ओके सर। सर वहां पे आंसर इसको गलत हम दिया है। ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे कि जो जो चीज फ्री दी है वो फ्री बी जो है उसका जो प्राइस है दैट हैज ऑलरेडी बीन टेकन इन द आइटम फॉर विच द प्राइस हैज बीन चार्ज्ड। जैसे आपको जो है अगर एक टूथपेस्ट फ्री उसने 100 रुपए की और साथ में एक टूथपेस्ट फ्री दे दी, तो प्रैक्टिकली आपको उसने 50 रुपए की एक टूथपेस्ट दी है और 50 रुपए की दूसरी दी है, दोनों टूथपेस्ट 50-50 रुपए की दी है और कुछ नहीं किया है। तो उसके ओके ऊपर सर। जीएसटी जो 100 रुपए के ऊपर लगना चाहिए वो चार्ज हो चुका है, 100 रुपए पे जीएसटी आ चुका है, 100 रुपए पे जीएसटी आ गया, बाकी दूसरा जो है वो 0 पे जीएसटी 0 ही होगा। इसको हम ऐसे ही प्रेजेंट ओके करेंगे। सर। आई विल पॉइंट इट आउट, आई थिंक इट शुड बी देयर इन द प्रेजेंटेशंस जो मैंने शेयर की हैं, बट एक्सप्रेसली मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मुझे याद है, तो उस पॉइंट को आप एज इज जो है वो देख लेना, मैं इसको निकाल के अगली क्लास में शुरुआत वहां से कर दूंगा। ओके सर। तो मतलब इसका जो कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई से कोई लेना देना नहीं, इट इज अ केस ऑफ फ्रीबी ओके ओनली। सर। फिर वहां पे आंसर मिक्स्ड सप्लाई लिखा था। नहीं, मिक्स सप्लाई नहीं होना चाहिए, इसका आंसर गलत लिखा है वहां पे, मिक्स ओके सप्लाई से सर। इसका कोई लेना देना, क्योंकि आपको फ्री में दिया है ना उसने। मिक्स हाँ जी। सप्लाई में तो हाईएस्ट रेट लगता है जीएसटी का जो है। सर शेड्यूल 1 में ओके जी, आता है गुड ना? नाइट। हाँ जी, ओके, गुड नाइट। सर ये शेड्यूल 1 में आता है ना? सर तो चले गए।